तारीख 24 अप्रैल 2026। भारतीय राजनीति गलियारों में एक ऐसा भूचाल आता है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की थी। आम आदमी पार्टी के सबसे पढ़े लिखे पोस्टर बॉय और अरविंद केजरीवाल के सबसे चहेते सिपहसालार कहे जाने वाले राघव चड्ढा अचानक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। दुनिया हैरान रह जाती है जब वो घोषणा करते हैं कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। सिर्फ अकेले नहीं, बल्कि वो दावा करते हैं कि राज्यसभा में आपके 2/3 सांसद उनके साथ बीजेपी में विलय कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही यह राजनीतिक दल बदल पूरा होता है, डिजिटल दुनिया में एक भयानक युद्ध छिड़ जाता है। कल तक जो राघव चड्ढा सोशल मीडिया पर युवाओं के क्रश थे, जिन्हें ईमानदार राजनीति का चेहरा कहा जाता था, रातों रात उनके खिलाफ इंटरनेट पर एक नफरत की आंधी चल पड़ती है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर मीम्स की बाढ़ आ जाती है। एआई जनरेटेड डीफेक वीडियो, मॉफ्ड तस्वीरें और वॉइस क्लोनिंग के जरिए उन्हें एक ऐसा विलेन बना दिया जाता है जिसने पैसों के लिए अपनी पुरानी पार्टी को बेच दिया। बात इतनी बढ़ जाती है कि राघव चड्ढा को खुद को बचाने के लिए सीधे दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। वो कोर्ट से गुहार लगाते हैं कि उनके पर्सनैलिटी राइट्स यानी उनके व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा की जाए और इन सारे मीम्स और डीफेक वीडियो को इंटरनेट से तुरंत डिलीट किया जाए। लेकिन 1 जुलाई 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट जो फैसला सुनाता है, वो सिर्फ राघव चड्ढा के लिए एक बड़ा झटका नहीं था, बल्कि उसने भारतीय राजनीति और सोशल मीडिया की आज़ादी की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। आखिर कोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनकर हर यूट्यूब और मीम्स क्रिएटर को राहत की सांस मिली। चलिए इस केस स्टडी की गहराई में उतरते हैं। राघव चड्ढा जब कोर्ट पहुंचे तो उनके वकीलों की दलील बहुत साफ थी। उनका कहना था कि पार्टी बदलना उनका एक राजनीतिक फैसला था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सोशल मीडिया पर लोग एआई का इस्तेमाल करके उनकी आवाज और चेहरे को विकृत करें और यह दिखाएं कि उन्होंने खुद को पैसे के लिए बेच दिया है। उन्होंने इसे सीधे सीधे अपनी छवि को खत्म करने की एक सुनियोजित साजिश बताया। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने इस दलील को पूरी तरह स्वीकार करने से मना कर दिया। कोर्ट ने एक बेहद ऐतिहासिक और कड़ा ऑब्जर्वेशन दिया। जज साहब ने साफ शब्दों में कहा, राजनीतिक पार्टियों के गठबंधनों, गवर्नेंस और पॉलिसियों में बदलाव पर मजाक या व्यंग करना राजनीति का एक अभिन्न हिस्सा है। कोर्ट ने आगे कहा कि जो लोग सार्वजनिक जीवन या पब्लिक लाइफ में उन्हें इस तरह की आलोचना और सटायर को अपने प्रोफेशन के एक जरूरी और अपरिहार्य हिस्से के रूप में स्वीकार करना ही होगा। आसान भाषा में कहें तो कोर्ट का इशारा था कि राजनीति में आने के बाद आपकी चमड़ी मोटी होनी चाहिए। आप हर एक मीम या कार्टून पर रोते हुए कोर्ट नहीं भाग सकते। अदालत ने यहाँ पर एक बहुत महीन और बारीक लकीर खींच दी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राघव चड्ढा का यह मामला किसी सेलिब्रिटी के पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन का नहीं है। जब अमिताभ बच्चन या रजनीकांत अपने नाम और आवाज की सुरक्षा के लिए कोर्ट जाते हैं तो वो कमर्शियल मिसयूज के खिलाफ जाते हैं। लेकिन राघव चड्ढा के केस में जनता उनके एक राजनीतिक फैसले की आलोचना कर रही थी, जो कि संविधान के आर्टिकल 19 के तहत मिलने वाली फ्री स्पीच के दायरे में आता है। इस पूरे गुस्से को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि आखिर जनता और आपके समर्थक राघव चड्ढा से इतने नाराज क्यों हैं। राघव चड्ढा कोई आम नेता नहीं है। वो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों से ही वो अरविंद केजरीवाल के सबसे भरोसेमंद थिंक टैंक थे। उन्हें पार्टी का सॉफ्ट स्पोकन और पढ़ा लिखा चेहरा माना जाता था, जो टीवी डिबेट्स में आकर पूरी शालीनता से बड़े बड़े विपक्षी नेताओं को परास्त कर देते थे। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में जब आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया तो उसके पीछे राघव चड्ढा की बैक स्टेज रणनीति का बहुत बड़ा हाथ था। इसी नाम के तौर पर उन्हें सबसे कम उम्र में राज्यसभा सांसद बनाकर भेजा गया। वो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के उपनेता भी बने, यानी वो सीधे तौर पर केजरीवाल के बाद पार्टी के सबसे कद्दावर युवा चेहरों में गिने जाने लगे थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से आम आदमी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जब पार्टी के शीर्ष नेता जेल में थे तब राघव चड्ढा की लंबी अनुपस्थिति पर कई सवाल उठे और फिर अप्रैल 2026 में अचानक उनका यह फैसला सामने आया। राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन करते हुए आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी जब अपनी पुरानी ईमानदार राजनीति के सिद्धांतों से भटक चुकी है और पूरी तरह से टॉक्सिक और समझौतावादी हो चुकी है। लेकिन आप समर्थकों का नैरेटिव कुछ और था। उनका कहना था कि राघव चड्ढा ने केंद्रीय एजेंसियों के डर से या बड़ी सत्ता के लालच में आकर अपनी उस्मा जैसी पार्टी की पीठ में छुरा घोंपा, जिसने उन्हें फर्श से उठाकर अर्श पर बिठाया था। यही वो वैचारिक टकराव है जो सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोलिंग के रूप में फूट पड़ा।
भले ही दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्री स्पीक और पॉलिटिकल सटायर की बात कहकर राघव चड्ढा को पूरी तरह से राहत नहीं दी, लेकिन कोर्ट ने इस केस के एक बहुत ही डार्क और खतरनाक पहलू को भी रेखांकित किया। राघव चड्ढा की याचिका में सिर्फ साधारण मीम्स की बात नहीं थी, उसमें गंभीर रूप से चिंता जताई गई थी एआई जनरेटेड डीफेक और मॉफ्ड विजुअल्स पर। अदालत ने पूरे मामले को बारीकी से देखने के बाद कुल 6 ऐसे विशिष्ट यूआरएल्स और डॉक्यूमेंट्स को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे मेटा से तुरंत हटाने का आदेश दिया, जो प्रथम दृष्टया पूरी तरह से अश्लील, अपमानजनक और मानहानिकारक थे। कोर्ट ने माना कि राजनीतिक आलोचना के नाम पर आप किसी के चरित्र पर ऐसा कीचड़ नहीं उछाल सकते जो पूरी तरह से मनगढ़ंत और वल्गर हो। कोर्ट ने इन सोशल मीडिया कंपनीज को यह भी निर्देश दिया कि इन अश्लील पोस्ट को अपलोड करने वाले लोगों के आईपी लॉग्स और बेसिक सब्सक्राइबर इन्फॉर्मेशन 2 हफ्ते के अंदर सौंपी जाए। यह केस स्टडी भारत के एक बहुत बड़े कानूनी वैक्यूम को उजागर करती है। भारत में आज की तारीख में भी एआई डीफेक्ट्स और पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर कोई एक समर्पित या विशिष्ट कानून मौजूद नहीं है। कोर्ट्स को आज भी आईटी एक्ट की पुरानी धाराओं और संविधान आर्टिकल 21 के सहारे ही ऐसे फैसलों पर पहुंचाना पड़ता है। आज तकनीक इतनी आगे निकल चुकी है कि कोई भी आम इंसान किसी भी सेलिब्रिटी या नेता का चेहरा किसी भी आपत्तिजनक वीडियो पर लगा सकता है। राघव चड्ढा तो एक ताकतवर सांसद हैं। वो देश के सबसे महंगे वकीलों को खड़ा करके कोर्ट से 5 पोस्ट डिलीट करवा पाए। लेकिन सोचिए, अगर यही चीज किसी आम नागरिक, किसी कॉलेज की छात्रा या किसी छोटे व्यापारी के साथ हो जाए तो उसके पास क्या रास्ता बचता है। राघव चड्ढा बनाम सोशल मीडिया का यह पूरा मामला भारत का एक यूट्यूब क्रिएटर, मीम पेज ओनर और सोशल मीडिया यूजर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला हमारे डिजिटल अधिकारों के लिए एक ढाल भी है और एक चेतावनी भी। ढाल इसलिए है क्योंकि कोर्ट ने साफ कर दिया कि जब तक आप किसी राजनेता की नीतियों, उसके फैसलों और उसकी राजनीतिक वफादारी पर मीम्स या सटायर बना रहे हैं, तब तक कानून आपके साथ खड़ा है। लोकतंत्र में जनता को अपने नेताओं पर हंसने और उनकी आलोचना करने का पूरा अधिकार है और कोई भी नेता अपनी सत्ता का इस्तेमाल करके इस आवाज को दबा नहीं सकता। लेकिन चेतावनी यह है कि आलोचना और मानहानि के बीच एक बहुत पतली लक्ष्मण रेखा होती है। जिस दिन आपका कंटेंट किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी, उसके चरित्र या उसके खिलाफ अश्लील और पूरी तरह से झूठे एआई कंटेंट का इस्तेमाल करने लगेगा, उस दिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का बहाना काम नहीं आएगा। आप सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं और आपका पूरा करियर खत्म हो सकता है। राघव चड्ढा ने अपनी राजनीति बदली, जनता ने उन्हें ट्रोल किया और कोर्ट ने फ्री स्पीच को बनाए रखा। यह इस देश के जीवंत लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन एक समाज के तौर पर भी हमें सोचना होगा कि तकनीक के इस दौर में हम अपनी फ्रीडम का इस्तेमाल जिम्मेदारी से कर रहे हैं या नहीं। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली हाईकोर्ट का यह फैसला बिल्कुल सही है कि नेताओं को आलोचना सहनी ही पड़ेगी, या फिर राघव चड्ढा की दलील सही थी कि पार्टी बदलने पर इस तरह की पर्सनल ट्रोलिंग गलत है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर यह केस स्टडी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली किसी ट्रेंडिंग केस स्टडी में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।